बहुत शातिर है, ये जानता है कि कहां इसे चोरी करनी है और कहां चुप रहना है। यदि केरला में यदि ये चोरी करता तो आज जनता जो है पकड़ के सड़कों पर मारती भाजपा के नेताओं को। तो इस बात को इसे समझ है, इसीलिए ये चोरी वहां नहीं कर सकते, वहां है ही नहीं कुछ, धीरे धीरे करेंगे। देखिएगा ये इनका मोडस ऑपरेंडी है तो आगे केरला की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 1 साल के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये सच है। जिस तरह से देश को बर्बाद, लेकिन ये कैसे, मैं 30 सेकंड और देता हूं अजय जी, इंस्टीट्यूशन पर अजय जी 30 सेकंड और देता हूं। जहां तक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, नीट का एग्जाम हो, सीबीएसई का पेपर सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं बच्चों का आंसर सीट, ये क्या देश? नहीं, ये बिल्कुल गंभीर मसला है। ये पेपर लीक परीक्षाएं, ये वाकई अजय जी कराएंगे। ठीक है, ये मैं आपसे सहमत हूं, ये वाकई गंभीर मसला है कि जिस देश में अगर परीक्षा नहीं हो सकती है ढंग से, उस देश में आगे क्या चीज है, मैं सहमत हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हाल फिलहाल में जहां मुझे ध्यान आ रहा है कि राहुल गांधी ने दूसरी बार यह कहा है कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं रहेगी। इस सोर्स क्या है, क्या फॉर्मूला है, कैसे गिर जाएगी? देखिए इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ 2 आदमी पर है। अच्छा। और दोनों जो मित्र हैं वो अमेरिका के अब दबाव में आ चुके हैं। अडानी का खेल पूरा अमेरिका से चल रहा है। इनका जो इकोनॉमिक मॉडल था जो 2 लोगों को मजबूत किया, वो अब यहां से धीरे धीरे देखिएगा उनकी शिफ्टिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। जो पावर भी 2 लोगों के बीच में थी, धीरे धीरे पावर के अंदर अधिकारी से लेकर के और सभी लोग जो है परेशान हैं, वो लोग खुद चीजों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हालत है। और जनता जो है लगातार जो है परेशान हो रही है महंगाई बेरोजगारी से। तो ये शासन जनता के लिए है ही नहीं। डेमोक्रेसी में ठीक है, तब तानाशाही करके इमरजेंसी लागू घोषित है, घोषित भी कर देंगे, लेकिन घोषित इमरजेंसी भी इस देश में एक लंबा समय तक नहीं चल सकती। ठीक है, अब रोहन गुप्ता जी, तासीर लोकतांत्रिक है। ठीक है। अब रोहन गुप्ता जी एक जवाब, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। ये सरकार भी, अजय उपाध्याय जी ने जो कही उसका लब्बो-लुआब मुझे समझ में आया कि जो आपके साथी हैं वो गठबंधन छोड़ देंगे, आप मेजॉरिटी में रहेंगे, नहीं सरकार गिर जाएगी। शायद इनकी हो सकता है कांग्रेस पार्टी की कोई बातचीत हुई हो। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने कोई नया ज्योतिष पकड़ लिया है और वो ज्योतिष के सहारे चल रहे हैं। भैया राजनीति ज्योतिष के सहारे नहीं चलती है, काम के सहारे चलती है। अब इनकी कैसे ज्योतिष भविष्यवाणी गलत पड़ेगी? हिमाचल तो एक छोटा राज्य है, वहां सरकार में लोकल बॉडी में बुरी तरीके से हार रही, अब वहां पे कौन सी वोट चोरी होगी? भाई साहब जो छोटा राज्य है उसको तो संभालिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो इंडिया ने जिस प्रकार से ये संकट को हैंडल किया है, विश्व में कोई देश ने नहीं किया है। 45 से 50% हर जगह पे तेल के दामों में वृद्धि हुई है। हमारा एकमात्र देश है वहां पे 7 से 8% करके जनता को बचाया गया। एलपीजी की सप्लाई की एक दिन भी कोई किल्लत नहीं है और यहाँ पे आप पैनिक बटन दबा रहे हैं। जनता आपको बता रही है, रोज नहीं, लेकिन रोहन भाई इसमें भी तो आरोप लगा, रोहन भाई इसमें भी आरोप लगा कि वो तेल की कीमत आपने होल्ड करके रखी चुनाव तक। मैं बताऊं, और जैसे चुनाव खत्म हुआ आपको लगा कि अब बढ़ा दो, इतना होल्ड करना था तो होल्ड कैसे कर लिया? देखिए बच्चा जब परिवार की गद्दी संभालता है तो माँ बाप ने जो पाप किए वो तो भरना पड़ता है। 3.5 लाख के ऑयल बॉन्ड किसने चुकवा है? किसने किया? इनके पाप को किसने? छोड़िए ऑयल बॉन्ड, नहीं बोल सकते। अरे रोहन भाई वो ऑयल बॉन्ड वाली चर्चा ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी होल्ड कैसे किया था चुनाव तक? 44 लाख अभी होल्ड कैसे किया था चुनाव तक? चुनाव तक नहीं किया, बिल्कुल नहीं। देखिए वापस जो परिस्थिति आगे चल गई, चुनाव तक होल्ड की बात नहीं था, एक्सपेक्टेड था कि ईरान और यूएस का एग्रीमेंट हो जाएगा, वो नहीं हुआ, तब जाके जनता पे डाला है। और ये लोग तो कहते थे चुनाव के पहले कि कम से कम 25 से 30% इंक्रीज हुआ, क्यों 7-8% इंक्रीज हुआ? वापस बता दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़। एक सेकंड मैं डिबेट ओपन करता हूं, खर्च किया बीजेपी। एक सेकंड रोहन भाई, आपने कहा कि ये कह रहे थे कि 30% तक बढ़ेगा, साथ ही 8% पर होल्ड कर लिया, तो क्या आप कमिट करते हैं कि इसके आगे तेल का दाम नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से वैश्विक दरों में आज की डेट में परिस्थिति, मुझे नहीं लगता है कि बढ़ेगा। 100% नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये बात नोटिस में है। राज्यों में वैट को कम कर देंगे। ठीक है रोहन भाई, ये बात नोटिस में है, देश भी सुन रहा है और 3 बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, उनको ठीक है। तो अजय जी, अजय भाई और नवल किशोर जी और अमित जमी, भाजपा ये कमिट कर रही है ये 7-8% जितना तेल बढ़ना था वो बढ़ गया, इसके आगे बढ़ेगा नहीं, इसके आगे बढ़ेगा तो आप लोग सवाल उठाइएगा, अभी सवाल मत उठाइएगा। लेकिन अमित बताइए वेट कम होगा कि नहीं? हाँ ठीक है, उसका जवाब लेता हूं। राकेश भाई रोज ये कमिटमेंट हमारे साथ करते थे और रोज शाम में बढ़ जाता था तेल। अच्छा चलिए फिर अजय उपाध्याय जी, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आइएगा, फिर रोहन गुप्ता कोई रिक्वेस्ट करके बुला के पूछेंगे। राकेश भाई और रोज बढ़ता था। हाँ ठीक है, आगे भी बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? आपने तो हिमाचल में इमोशनल टैक्स डाल दिया।
कि नहीं कब बढ़ेगा। करेंगे? चुनाव ठीक है, के दौरान अमित जमई साहब, कब अमित जमई, अच्छा रुक जाइए, बाकी पार्टियों को लाओ वरना नाराज हो जाएंगे अमित जमई साहब। भरोसा है। अरे रुक जाइए, 3 बार नाम ले लिया। भरोसा खत्म हो अमित गया जमई है। जी, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा, अजय भाई आता हूं सर, आता हूं। ये झूठ और ठीक है, सरकार अजय भाई बनी है, आता इसलिए लोग हूं। चल रहे हैं। अमित जमई, आपकी पार्टी के भी एक नेता ने कहा है कि अब समय है कि लोग सड़कों पर आ जाए, तो आपका भी फॉर्मूला यही है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा कुछ तो हो जाए? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की और मेरे नेता मानिकेश जी की जो सबसे बड़ी चिंता और हमारी परेशानी ये है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी भारत को अराजकता, अव्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। और जिस तरह से पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस, जिस तरह से पूरा एनर्जी क्राइसिस हुआ, उसको नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए डील नहीं कर पाई। चलिए, एलओपी आदरणीय राहुल जी ने जो कुछ कहा, हमारे अजय उपाध्याय ने उसका जवाब दिया। मेरा ये मानना है कि जो सरकार के समर्थित अर्थशास्त्री हैं, सुरजीत भल्ला साहब, हमारे जो फॉर्मर वित्त सचिव रहे हैं सुभाष गर्ग साहब, वो कहते हैं कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो भारत को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, आता हूं मलूक जी, जो एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाएगी। हमारे जो सुभाष गर्ग साहब है, वो ये कहते हैं, उन्होंने इसको जो है फ्रेजाइल 5 में भारत का कैटेगरी में शामिल किया है, जिसमें वल्नरेबल 1 में भारत है। क्योंकि भारत में जो हमारे अपने उद्योगपति हैं भारत के, वो निवेश करने से डर रहे हैं, विदेशी निवेश आएगा। भारत का जो अपना एमएसएमई था, टैरिफ लगने के बाद, अमेरिका के टैरिफ लगने के बाद, पूरी भारत का जो एमएसएमई, उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई था, वो पूरा कोलैप्स कर गया, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। ये हमें नहीं मालूम कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है, इनकी मजबूरी क्या है। देखिए, जब संकट आएगा तो टेलीविजन इंडस्ट्री पे आएगा, आम लोगों पे भी आएगा, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर है वो सब पर आएगा। और बात है देश की, सवाल ये कि कल जब मनमोहन सिंह जी को लेकर पूरे देश में जब आंदोलन प्रदर्शन होता था, भारतीय जनता पार्टी सड़क पे होती थी। समाजवादी पार्टी भी यूपी 2 में हम मनमोहन सिंह जी की बहुत सी नीतियों से हम सहमत नहीं थे, हम उनके सामने खड़े होते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी अमेरिकी साम्राज्यवाद का चेहरा बनकर जो भारत को डुबाने का काम कर रहे हैं, जिससे एक बड़ी युवा में निराशा, उनके अंदर हताशा, बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। जब युवा हताश, निराश होगा, आप हमें बताएं कि वो क्या करेगा। हमारा ये नहीं कहना है कि बांग्लादेश नहीं, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, रातों रात क्या हुआ है, अमेरिका की सीआईए ने क्या किया है, ये किसको नहीं मालूम है। भारत में हम लड़ेंगे ऐसी व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने हमारे देश को जिस दर्द में डाला है, हमें उससे निकालने में क्या दशक लगेंगे। लेकिन अमित साहब, आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अमित जी, आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद का निशाना है, आप यह भी कह रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो हो गया वो सीआईए ने करवा दिया। तो अगर मोदी सरकार अमेरिका के इशारे पर चल रही तो सीआईए यहां पर कैसे हेरफेर करवाएगा? या तो फिर आप ये चाहते हैं? मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए, ये जो देश थे, बांग्लादेश, ये तो पहले तो गुलाम बने ट्रंप के और अमेरिकी साम्राज्यवाद के। जब गुलाम बने उसके बाद उन्होंने उस देश की स्टेबलाइज्ड डेमोक्रेसी को, जो स्टेबलाइज्ड डेमोक्रेसी थी, अरे भाई, हमारी ये जो शेख हसीना है, 75% वो शेख हसीना को मिलता था, विपक्ष वहां पे था नहीं, नाम मात्र। मान लीजिए कि इंडिया का जो विपक्ष है वो आज मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन शेख हसीना को रातों रात बांग्लादेश के लोगों ने कहां पहुंचाया, ये चिंता का विषय तो है। ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 2027 में उत्तर प्रदेश उसकी चुनाव होने वाले है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने फैसला कर लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धरना, प्रदर्शन, स्ट्राइक करने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। हमने आदेश जारी कर दिया। ठीक है, इमरजेंसी नहीं तो क्या है। तो एक और तरीका इसका हो सकता है मलूक नागर साहब, कि अगर यह लग रहा है कि योगी सरकार का फैसला कि अगले 6 महीने तक कोई आंदोलन नहीं हो सकता, जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। बहुत सीधी सी बात है, अगर यह फैसला गलत होगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट कहेगी हटाओ इस फैसले को, वापस लो। मलूक नागर जी। पांडे साहब, देखो, आपने जो बात कही है, हाँ, आपने जो कहा है कि 1 साल में कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी जी हट जाएंगे।
अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें और देश के स्तर पे कहें, जहां आपकी व्यूअरशिप है, दर्शकें कहें, तो आजकल तो चील और गिद्ध कम हो गए हैं। कुछ समय पहले बहुत ज्यादा थे, और जहां वो गाय भैंसों का झुंड देखते थे तो ऊपर गोल गोल घूमते थे, और वो ये सोचते थे जब मरेंगी सारी ये तो इन्हें हम खाएंगे। और शाम को गाय भैंस चर करके चारा और वापस चली जाती थी, एक भी भैंस नहीं मरती थी।